नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड की इस सीरीज को जीके की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारे पास चैप्टर है उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ। तो आज हम उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 5 प्रमुख जनजातियाँ हैं, जिसमें थारू, जौनसारी, बोक्सा, भोटिया और रांची के बारे में हम इसी वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो थारू जनजाति की है, लगभग 91,342। फिर जौनसारी की है 88,664 और फिर बोक्सा की आती है 54,037। फिर भोटिया की है 39,106 और राज्य की सबसे कम है 690। राज्य की सबसे कम है 690। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थारू जनजाति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड और कुमाऊं क्षेत्र की भी सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है और ये मुख्य रूप से उधम सिंह नगर के खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता और सितारगंज क्षेत्र में निवास करती है और वहां के भी मुख्य रूप से लगभग 141 गांव में निवास करती है। तो थारू जनजाति तो 90% कहाँ निवास कर रही है? उधम सिंह नगर में। और थारू जनजाति राज्य के तराई बाबर क्षेत्र में, यानी उधम सिंह नगर वाला जो क्षेत्र है वो तराई बाबर क्षेत्र ही हुआ, तो यही निवास करती है। और थारू शब्द की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत है, जिसमें थारू शब्द माना जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति वो थरवा शब्द से, ठीक है, जिसका अर्थ है, यानी इस थरवा शब्द का अर्थ है अर्थ भीगना होता है, इससे हुई है, कुछ लोगों का ये मानना है। और तराई क्षेत्र में होने वाली अतिवृष्टि या दलदली जमीन से इस शब्द का ताल्लुक भी माना जाता है, ठीक है, तरुआ का। और इसी बीच मतलब कुछ और तथ्य भी है जो हम आगे देखेंगे, लेकिन तराई क्षेत्रों में मच्छरों के बीच थारू जनजाति ने अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रही, जिसके कारण इनको जो है मलेरिया प्रूफ मानव भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपने याद रखना है। और थारू जनजाति राज्य के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल आदि क्षेत्र में भी निवास करती है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की ऐसी कौन सी जनजाति है जो उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी निवास करती है। तो थारू जनजाति है, उत्तर उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल में निवास करती है। थारू जनजाति के लोग जो है स्थायी कृषक, पशुपालक और आकेठक होते हैं। अब इनसे संबंधित हम और विविध जो तथ्य हैं वो जानते हैं। थारू जनजाति में दिखनौरी प्रथा, यानी सगाई की परंपरा को जाना जाता है दिखनौरी प्रथा नाम से। और इनमें संयुक्त और एकांकी परिवार होता है, ठीक है। और झुमड़ा थारों का एक नृत्य है और दूसरा नृत्य क्या है? लयछारी भी एक नृत्य है। और भरड़ा शब्द है एक, ये थारू लोग जो है ओजा या तांत्रिक के लिए प्रयोग करते हैं। कौन सा? भरड़ा। और थारू लोग तलाक के लिए क्या बोलते हैं? तलाक के लिए शब्द जाना जाता है उरारी, यानी तलाक के लिए उरारी शब्द का प्रयोग करते हैं। और उजलिया, अनेरी, होली का संबंध भी थारू जनजाति से है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उजली और अनेरी होली। इसके अलावा जो है इनकी प्रमुख भाषा, अपनी कोई भाषा नहीं है, ये भावरी, ठीक है, ये भावरी मिश्रित पहाड़ी, अवधी और नेपाली आदि भाषाएं बोलते हैं। और स्थानीय बोली में, ठीक है, स्थानीय बोली में थारू परिवार को जो है संघ नाम से जाना जाता है। और बग्गी बग्गा खेल का अगर संबंध पूछा जाएगा तो भी थारू जनजाति से माना जाता है। ये लोग अपने आप को किरात वंशी मानते हैं, कि हम किरात वंश से मानते हैं, और अपने आप को जो है महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं थारू जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। ये लोग जो है कई गोत्र में विभक्त है, जिसे क्या बोलते हैं? कुरी बोलते हैं। यानी जो ये गोत्र में विभक्त है इसको क्या बोलते हैं? कुरी। कुरी कुरी कहा जाता है। और गोत्र इनमें बड़वायक, रावत, भट्टा, महतो, दहेत आदि है। और जिसमें बड़वायक जो है गोत्र जो उच्च माना जाता है, ठीक है। इसमें ये तो नॉर्मल से फैक्ट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम थोड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं सीधे। जैसे थारू समाज में बड़े परिवार को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए क्या होता है? एक योग्यतम पुरुष चुना जाता है। और इसी योग्यतम पुरुष को क्या बोलते हैं? गंधूर बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही महिलाओं में होता है। महिलाओं में भी क्या होता है? गंधुरैन चुनी जाती है या मालकिन चुनी जाती है, जो कि आगे जाके जो है परिवार की व्यवस्था को संभालती है। और महिला शक्ति का प्रबंधन गंधुरैन करती है। और वह परिवार में महिला शक्ति का नेतृत्व करती है, जो हमने फैक्ट जाना है। इसके बाद हम थारों की विवाह पद्धति के बारे में जानेंगे। थारों में पहले क्या होता था कि बदला विवाह प्रथा प्रचलित है। बदले में क्या होता था कि बहनों का आदान प्रदान होता था, यानी एक परिवार से अगर वो लाएगा तो अपनी बहन भी उसी परिवार में देगा। इस प्रकार से बदला विवाह होती थी। लेकिन वर्तमान समय में तीन टिकटी प्रथा है। यानी अब तीन टिकटी प्रथा में क्या होता है कि एक परिवार में बहनों का आदान प्रदान तो नहीं होता, लेकिन
एक दूसरे की बहन की जगह क्या होता है कि किसी भी रिश्तेदार की जो लड़की है उससे विवाह किया जाता है, तो इसी ही तीन टिकटी प्रथा कहा जाता है। आ गया होगा आपको समझ। यानी इसमें क्या होता है कि किसी भी रिश्तेदार की लड़की से शादी करी जाती है, बहनों का आदान प्रदान नहीं होता है तीन टिकटी में। और बदला विवाह में क्या होता था, बहनों का आदान प्रदान किया जाता था। थारू में विवाह की जो मध्यस्थता कराने वाला है, यानी विवाह की जो मध्यस्थता कराएगी उस व्यक्ति को मंचपतिया कहा जाता था। और दोनों पक्षों में विवाह तय करने वाले को तय करने वाले को क्या बोलते थे, पक्की पौड़ी कहा जाता था। अगर तय हो जाता पक्ष, जो विवाह है वो तय हो जाता था, उसे क्या बोलते थे, पक्की पौड़ी कहा जाता था। और विवाह की जो सगाई है, सगाई रस्म को क्या बोलते थे, अपना पराया कहा जाता था। जो सगाई होती है उसे अपना पराया। और जब विवाह की तिथि तय होती थी, विवाह की तिथि तय होती थी, उसे बात कट्टी कहा जाता है। और ये जो विवाह है प्राय कब करते हैं, माघ या फुलेरा दूज में ही करते हैं अधिकतर। एक हम देखते हैं चाला। चाला किसको बोलते हैं, जब विवाह के बाद लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर आती है ना, उस रस्म को चाला कहा जाता है। विवाह के 2 या 3 महीने बाद आती है, ठीक है, चैत्र या बैसाख महीने में लड़के घर आती है जब विवाह होता है। और इसमें, इस जनजाति में विधवा विवाह भी प्रचलित है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लड़की का पिता अपनी बिरादरी को भोज देता है, जिस भोज को क्या बोला जाता है, लट बरवा भोज कहा जाता है। ये किस में प्रचलित है, विधवा विवाह में प्रचलित है। और विधवा विवाह दो प्रकार का होता है, या इसी में ये शब्द हम देख सकते हैं कि चुटकटा और उठान विवाह प्रचलित है। ठीक है, इसके बाद जो है, महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है। महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है, और जिस शब्द को क्या बोला जाता है, उरारी बोला जाता है। ठीक है, जो जिस विधि से तलाक देते हैं उसको क्या बोलते हैं, उरारी बोलते हैं। और थारों में विवाह संस्कार प्रचलित है, और इसके अंतर्गत जो है परंपरागत रीतियां जो है संपन्न कराई जाती है, जिसमें चूल्हा बैठान, भूमिया पूजन, सर देना, तेल चढ़ावा, पहराव, भौणी, कन्यादान, बहुमत, ये सारे के सारे क्या है, एक रीति रिवाज टाइप के परंपरागत, तो ये विवाह में होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इनकी वेशभूषा और भोजन के बारे में। वेशभूषा और भोजन, ये यहाँ के जो पुरुष है, ये परंपरागत वस्त्र पहनते हैं जिसे लंगोटी बोलते हैं। और इनका मुख्य भोज कहा क्या है, चावल और मछली इनका मुख्य भोजन है। तंबाकू और मदिरा इनका मुख्य पेय है। और चावल से, जो थारू जनजाति में चावल से स्वयं निर्मित एक मदिरा होती है जिसको जाड़ बोला जाता है, ये वाला आप ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कई परिवारों में पुरुषों को भोजनालय में जाने में, यानी रसोई घर में जाने में क्या है, अधिकार नहीं है बहुत सारे परिवार में। और थारू लोग क्या है, वनों में आखेट भी करते हैं, जिसे खाबर कहा जाता है। यानी जो आखेट करते हैं उसे क्या बोला जाता है, खाबर कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं परंपरागत जो त्योहार है। त्योहार में इनका प्रमुख त्योहार कौन सा है, जो ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है, बैसाख या ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है, वो है बजहर। तो बजहर क्या है, इनका एक प्रमुख त्योहार है। और थारू के लोग जो है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये फैक्ट भी आपने ध्यान रखना है। और ये जो है होली सांस्कृतिक जो त्योहार है, यानी होली को 1 महीना 8 दिन तक मनाते हैं। और इसमें जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है वो होता है ढोल या झांझ का प्रयोग करा जाता है। इसमें स्त्री और पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य भी किया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि खिचड़ी खिचड़ी जो नृत्य है वो किस में होता है, वो थारू में होता है। पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। और उजली और बैठ की होली, ठीक है, उजली और बैठ की होली का संबंध भी थारू जनजाति से है। और थारू होली में ढोल और झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है, जो कि हमने ऊपर देख लिया। थारू की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं, तो बिरादरी पंचायत में 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं। ठीक है, बिरादरी पंचायत का मुख्य जो होता है वो चौधरी या महतो होता है। इसकी सहायता के लिए बड़देर, भले मानस, चौकीदार आदि शामिल होते हैं। और पंचायत के अधिकारी जैसे चौधरी, बड़देर, भले मानस, चौकीदार, ये सारे के सारे सदस्य होते हैं। और न्याय के लिए थारू में एक मध्य पंचगण प्रथा भी है, जिसमें मदिरा की घूंट के साथ जो तर्क वितर्क होता है। तो माना जाता है कि मदिरा को प्रमुख न्याय का क्या, न्याय की भूमिका में मतलब माना जाता है, यानी न्याय में मदिरा की प्रमुख भूमिका मानी जाती है। और यही क्या है, मध्य पंचगण प्रथा है। इसके बाद हम देखते हैं धार्मिक जो परंपरा है, धार्मिक परंपरा। इसमें क्या होता है कि महिलाओं को जो है ना पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान मिलता है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को चित्तौड़ की रानी पद्मावती की वंशज मानते हैं यहाँ की महिलाएं। तो अगर हम एक तरीके से बोले तो मातृ सत्तात्मक जो हमें वो देखने को मिलती है व्यवस्था, वो किसमें, थारों में देखने को मिलती है। और धान की बुआई के बाद हरिया पूजा भी इनके जनजाति में होती है। और नवरात्रि के बाद जो है दशहरा पूजा ये करते हैं। और इनके इष्ट देव
खड़गाभूत और पछावन भी इनके क्या है, इष्ट देव है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लोग छोटी माता या चेचक की बीमारी को दूर करने के लिए शीतला देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, छोटी माता और चेचक की बीमारी को दूर करने के लिए शीतला देवी की पूजा करते हैं। और पशुओं की रक्षा के लिए ढोर चांदी देवी की पूजा होती है और नगरियाई देवी की पूजा होती है। इसमें फसल की रक्षा के लिए जगमतिया देवी की पूजा होती है और शिकार की देवी के रूप में वाद्येश्वरी या बागेश्वरी देवी को पूजा जाता है। और इसमें काली, भूमिया, कोरोदेव आदि देवताओं की भी पूजा करते हैं। और भूमिया देवता या बड़ा बाबा का चबूतरा जो प्रत्येक परिवारों के घर के सामने होता है, ठीक है, इनके घर के सामने एक चबूतरा होता है। और जो किस देवता का है, भूमिया देवता या फिर बड़ा बाबा चबूतरा। इसमें जो धीवर मंदिर भी होते हैं प्रत्येक गांव में, जो ये मतलब गांव के उसमें देवता रखते हैं और ये उत्तर दिशा में बने होते हैं। ठीक है, और ये मुख्य रूप से चार पूजाएं करते हैं। जेठ महीने में भूरिया, भादो में हरारी पूजा और अश्वनी में दशहरा और धान काटने के समय लेवांग की पूजा ये करते हैं। दोस्तों ये थी हमारी थारू जनजाति। इसके बाद हम अगली जो जनजाति है वो जौनसारी जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो जौनसारी जनजाति समुदाय है ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि जनसंख्या आधार पर सबसे बड़ी थारू थी और दूसरे नंबर पे कौन सी थी, जौनसारी। तो जौनसारी दूसरे नंबर का है। और गढ़वाल का अगर पूछा जाएगा तो ये सबसे बड़ा है, क्योंकि थारू तो कुमाऊं में है, तो अगर गढ़वाल का पूछा जाए तो सबसे बड़ा जो जनजातीय समुदाय है वो जौनसारी है। जौनसार के लोग जो पश्चिम भाग में यानी जौनसार पावर क्षेत्र में निवास करते हैं। और कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में, चक्राता, कालसी, त्यूनी तहसील जो है जौनसार बाबर क्षेत्र कहलाता है। चक्राता, कालसी और त्यूनी। अब हम कुछ यहाँ पे तथ्य जानते हैं कि जौनसार बाबर को 1829 में चक्राता तहसील में शामिल किया गया। ठीक है, जौनसार बाबर को 1829 में चक्राता तहसील में शामिल किया गया। इससे पहले जनजातीय क्षेत्र पंजाब प्रांत के सिरमौर में, सिरमौर यानी जो वर्तमान में शिमला में है, तो उस समय पंजाब प्रांत के सिरमौर में शामिल था। और अंग्रेजों के द्वारा 1814 में जब देहरादून के खलंगा युद्ध हुआ था, जो हम देखते हैं, इसमें गोरखाओं को परास्त करने के बाद जो उन्होंने देहरादून को क्या है, देहरादून के साथ ही जौनसार बाबर क्षेत्र में भी कब्जा कर लिया था। ठीक है, इस क्षेत्र में, तो तब से ये देहरादून में शामिल है। जौनसारी लोग जो है जौनसार बाबर के अलावा यानी देहरादून के अलावा टिहरी के जौनपुर और उत्तरकाशी के परगनेकान क्षेत्र में भी वास करते हैं। जैसे चक्राता और कालसी को जौनसारी, और टिहरी के थत्यूर क्षेत्र में, यहाँ पे टिहरी के थत्यूर क्षेत्र और जौनपुर यमुना घाटी में यानी जो कमल नदी घाटी है, और रवाई के जो पुरोला क्षेत्र है, मोरी ब्लॉक में, रवाल्टा आदि में लोग निवास करते हैं। और जौनसारी देहरादून के 39 खत में और 358 गांव में निवास करते हैं। यानी अगर पूरा क्षेत्र की बात करेंगे तो खत क्या होती है, खत कहीं गांव को मिला के खत बनती है। और गांव तो आपको पता है, तो गांव कुल कितने, 358 है। और ये जो खतें मिली है इतने गांव को बन के ये 39 खत हैं। और जौनसारी लोगों की मुख्य भाषा जौनसारी है, लेकिन हिमाचल से ऊपर टच हुए कुछ भावर से, जो भावर क्षेत्र है वहाँ पे भावरी या हिमाचली भाषा भी बोली जाती है और कई जगह देवदारी भाषा भी बोली जाती है। जौनसारी में एक वायता वायता शब्द आता है। इसका जो प्रयोग है वो झाड़ फूक या फिर उपचार विधि में किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, वायता बोलते हैं। ठीक है, यानी वायता क्या हुआ, एक प्रकार की झाड़ झाड़ फूक या उपचार की एक विधि है। दूसरा हम देखते हैं गणात प्रथा। गणात क्या होता है कि जौन सारे लोग शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए में प्रयोग करते हैं। ठीक है, गणात का। तो अगर कहीं मतलब किसी को हानि पहुंचानी है तो वो क्या कर देगा, गणात कर देगा। ये जो है शब्द गणात का, इसका अर्थ ये है। और भूत प्रेत को भगाने के लिए जिस व्यक्ति पर देवता आता है उसे क्या बोलते हैं, माली बोलते हैं। ठीक है, और यदि किसी व्यक्ति पर तांत्रिक विद्या का प्रयोग हो और उसको ठीक करना हो तो उसे क्या बोलेंगे, किस विधि से ठीक करेंगे, उसे उल्टाव विधि से करेंगे। यानी किसी व्यक्ति पे तांत्रिक विद्या हो रखी है, ठीक है, तांत्रिक विद्या हो रखी है इस व्यक्ति पे, तो इस व्यक्ति को ठीक करना है तो वो विधि कौन सी होगी, वो उल्टाव विधि होगी। उल्टाव विधि से ही उसे ठीक करा जाएगा। और जौनसार में क्या होता है कि एक ऊर्जा विधि है। ऊर्जा विधि का प्रयोग किसी व्यक्ति की बीमारी को दूर करने के लिए करा जाता है। ठीक है, ऊर्जा विधि। इसके बाद हम देखते हैं जौनसारी में सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि जौनसार के लोग अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। और यहाँ पे मतलब जो लोग रहते हैं, अनेक जाति के लोग, यानी मंगोल, डोम प्रजाति का मिश्रण पाया जाता है। और यहाँ पे जो समाज तीन वर्गों में विभक्त है। तीन वर्गों में खसास, कारीगर और हरिजन। अगला हम देखते हैं
यहाँ पे कैसा समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है, संयुक्त समाज है अधिकतर, और पितृसत्तात्मक समाज है। इसके बाद हम देखते हैं विवाह की जो परंपरा है, जौनसार में किस प्रकार से विवाह होता है। तो विवाह को क्या बोला जाता है, जजोड़ा बोला जाता है या फिर जो जोड़ा बोला जाता है, ठीक है, जो जोड़ा। विवाह को क्या बोला जाता है, जो जोड़ा या फिर जजोड़ा। अब तीन प्रकार का विवाह है, ठीक है। जैसे पहले तो क्या होता था कि बहुपति विवाह विवाह का भी प्रचलित था, जो कि आज के डेट में है नहीं। लेकिन अब जौनसार में बाज दिया, बेवाकी और बोई बोई दोद की विवाह प्रचलित है, ठीक है। कौन कौन सा है, बाजदिया, बेवाकी और बोई दोद की विवाह। अब बाजदिया में क्या होता है कि जौनसारों का सबसे शान शौकत वाला है, यानी एक तरीके से बोला जाए तो धूमधाम से मनाया जाने वाला कौन सा है, बाजदिया। इसमें क्या होता है कि लड़की पक्ष से वर पक्ष के घर गाजे बाजे के साथ बारात जाती है। मतलब लड़का बारात नहीं लेके जाएगा, बल्कि लड़की के यहाँ से जाएगी, ठीक है। लड़की के यहाँ से किसके यहाँ जाएगी, लड़के के यहाँ बारात जाएगी, ठीक है, लड़के के यहाँ। और यही कौन सा है, बाजदिया विवाह है। अरे बेवाकी जौनसारे में साधारण वाला है, ठीक है। बेवाकी जो विवाह है प्रथा वो साधारण है। इसके बाद बोई दोद की विवाह है, इसमें जो है मध्यम स्तर का विवाह है, ठीक है। तो हमने तीन विवाह देखे। और यहाँ पे विवाह पे लोग पहले पहले के टाइम पे गाय को भी दहेज के रूप में देते थे, ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। और अविवाहित लड़की को क्या बोलते हैं, ध्यांति बोलते हैं। और जो विवाहित लड़की है उन्हें क्या बोलते हैं, रयांती बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ध्यांति यानी जो अविवाहित है और जिनका विवाह हो रखा है उन्हें क्या बोलते हैं, रयांती बोला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जौनसार की जो है वेशभूषा। जो जनजाति में महिलाएं हैं घाघरा पहनती है, ठीक है, और ऊन से बने पजामे को क्या बोलते हैं, झंगोली बोलते हैं, ठीक है। और जो ऊन से बने अन्य चीजें जैसे रंग बिरंगे जूते, ये सारे उनको क्या बोलते हैं, आल बोलते हैं, आल, ये ध्यान रखना है। घाघरा तो पहनती है, और जो ऊन से बना पजामा होता है उसे झंगोली, और रंग बिरंगे जूते वगैरह होते हैं जो ऊन से बने हुए हैं, ठीक है, उसे आल बोलते हैं, आल। और जो टोपी होती है जो आपने देखी होगी, हिमाचली प्रकार की जो टोपी टोपी होती है उसे क्या बोलते हैं, डिगवा बोलते हैं, डिगवा। और ढांट क्या होता है, एक बड़ा रुमाल होता है जो कि महिलाएं पहनती है अपने सर पे। और इसके बाद हम देखते हैं देवता और प्रमुख त्योहार जौनसार जौनसार क्षेत्र के। जौनसारी लोग मुख्य रूप से महासू देवता की पूजा करते हैं, और जिनका जो मंदिर है वो हनोल में है, ठीक है, हनोल में है। और ये हनोल क्या है, जौनसारी का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। और इसके अलावा एक लाखा मंडल में, एक कालसी में भी क्या है, इनके तीर्थ स्थल है, महासू देवता का जो मंदिर है। और भादों के जो महीना है उसमें जागड़ा क्या होता है, एक त्योहार होता है जो कि महासू देवता का प्रमुख त्योहार है। जिसमें मतलब देवता की जो पालकी होती है वो टोंस नदी में स्नान करने के लिए लाई जाती है। और जौनसार में लोग विश्व देवता को या वैशाख में मनाते हैं, ठीक है, विश्व देवता ये सबसे बड़ा त्योहार मेला होता है जौनसार में। और देहरादून के जौनसारी निवासी पांच पांच पांडवों और कुंती माता को क्या है, अपना देवता भी मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो दीपावली है, ठीक है, वो जो जैसे यहाँ पे दीपावली है दोस्तों, कार्तिक मास में अमावस्या में मनाई जाती है। और उत्तरकाशी, टिहरी और जौनसार क्षेत्र में यह दिवाली जो है कब मनाई जाती है, एक महीने बाद मनाई जाती है, ठीक है। तो वो तो आपको पता है कि यहाँ पे एक माह बाद जो है दीपावली मनाई जाती है। फिर हम देखते हैं दीपावली, इसमें मतलब क्या होता है, 4-5 दिन तक मनाते हैं, और इसे ही पहाड़ी दीपावली या फिर देवलांग भी कहते हैं। और दीपावली के अवसर पर क्या होता है कि भेला नृत्य करा जाता है, और ये विजयदशमी को क्या बोलते हैं, जौनसार में पायता नाम से कहा जाता है, यानी पायता बोलते हैं विजयदशमी को। और पचाई या फिर दशहरा को क्या बोलते हैं, पांडवों का त्योहार बोला जाता है। और दशहरा को क्या बोलते हैं, पांचों के रूप में मनाते हैं, दशहरे को पांचों बोला जाता है। और जन्माष्टमी को अठवीं के रूप में मनाते हैं। और जौनसार में क्या है, सावन महीने में मनाए जाने वाला नुनाई त्योहार भेड़ पालकों का प्रमुख त्योहार है। तो आपसे पूछा जाए कि भेड़ पालकों का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो नुनाई है। एक प्रकार से जो भेड़ पालक है वो हिमालय से यानी डांडा से जो है नीचे की ओर आते हैं घर गांव की तरफ, तब ये जो त्योहार है वो मनाया जाता है भेड़ पालकों का। इसके बाद आता है भिरोली भिरोली त्योहार। भिरोली जौनसार में संतान कल्याण के लिए, ठीक है, संतान कल्याण के लिए मनाए जाने वाला त्योहार है। और मरोज उत्सव में जो मुख्य पकवान बनता है वो घीमा है, ठीक है। अगर बोला जाएगा मरोज उत्सव में पकवान बनता है उसे घीमा कहा जाता है। और माघ त्योहार जो है पूरे एक महीने तक मनाया जाता है, माघ त्योहार। अब हम देखते हैं प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य में हम देखेंगे सबसे पहले हारुल नृत्य या फिर परात नृत्य। और ये हारुल नृत्य बहुत फेमस है जौनसार में। और एक है परात नृत्य। और हारुल नृत्य में रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका, रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग।
इसके बाद हम देखते हैं जौनसार के प्रमुख नृत्य, और जैसे अंडे कांडे का डांस, पौड़ाई नृत्य, झेला नृत्य, जंगबाजी और रास रासो, पत्तेबाजी, ठुमकिया, सराई, बराड़ी और गांडिया नृत्य। तो इसमें जैसे इम्पोर्टेंट है जैसे जंगबाजी, रासो और पत्तेबाजी, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद जो है दीपावली के दूसरे दिन पुरुष जो है पत्तेबाजी नृत्य करते हैं, और इसे भिरुड़ी भी कहा जाता है, ठीक है, भिरुड़ी नृत्य भी कहा जाता है। और जौनसारी लोग जो वारदा वारदा नाटी का लोक नृत्य भी करते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और इनके प्रमुख लोकगीत, अब हम लोकगीत की बात कर रहे हैं, लोक नृत्य की नहीं। लोक नृत्य ऊपर हमने देखे, लोकगीत अब हारुल, मांगल, केदार छाया, बिरासू, रणारात, खिलोंगू, छोड़े एवं गोडवाना। छोड़े या भारत भी इसे बोला जाता है, छोड़े भारत, ठीक है। तो ये इनके प्रमुख क्या है, लोकगीत है। इसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, जौनसारी जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ पे क्या होता है, खुमरी नामक समिति होती है जो कि एक गांव की होती है। प्रत्येक गांव के प्रत्येक परिवार से इसका एक सदस्य होता है खुमरी का, ठीक है। माना गांव में 15 परिवार है, तो 15 परिवारों से 15 लोग, यानी हर परिवार से एक लोग इस खुमरी का सदस्य होता है। और खुमरी के मुखिया को, जो इसका एक मुखिया चुना जाएगा, उसे ही क्या बोला जाता है, ग्राम सियाणा बोला जाता है। और ऐसे ही खत स्तर पे होता है, यानी कुछ गांवों को मिला के जब क्या बनती है, खत बनती है, तो वहां पे भी एक ऐसे ही सियाणा होगा जिसे खत कुमरी बोला जाता है। खत कुमरी बोला जाता है, इसके मुखिया को खत सियाणा बोला जाता है, ठीक है। और खत कुमरी दो या दो से अधिक गांव के बीच दीवानी या मालगुजारी मामलों के समाधान के लिए बनाई गई समिति है। अब हम देखते हैं प्रमुख मेले, जो जौनसार के प्रमुख मेले हैं। जैसे वीरचंद केसरी जी का मेला है, 3 मई को लगता है चौली थात में, ठीक है, चक्राता के पास है। चक्राता के पास है चौली थात, वहाँ पे ये मेला लगता है। और जौनसार में दो तरह के मोड़ मेले लगते हैं। एक मोड़ मेला है मछ मोड़, और दूसरा है जतरियो मोड़। मछ मोड़ में क्या होता है कि जैसे कोई गार्ड है, एक नदी है छोटी सी, ठीक है, इसमें क्या है, टिमरू के सूखे जो पाउडर होता है वो डाला जाता है और मछली पकड़ी जाती है, उसी को मछमोड़ बोलते हैं। और दूसरा है जतरियो मोड़। जतरियो मोड़ में कई जो है खत या पट्टियां या खसों से जो गाजे बाजे के साथ अपने हथियारों के साथ एकत्र होते हैं और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, ये क्या है, जतरियो मोड़ कहलाता है। और फिर आता है बिस्सू मेला। बिस्सू मेला क्या है, जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला जो है कौन सा है, बिस्सू मेला है। और ये जो 4 दिनों तक चलता है लगभग, और इसमें चावल से बने पापड़, जिसे लाडू या फिर शाकुली बोला जाता है, ये बनाया जाता है, इसमें मुख्य पकवान होता है ये, ठीक है। और इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, चौलीथात से होता है। चौलीथात एक स्थान है, ठीक है, एक मैदान है जहाँ पे ये विश्व मेला आयोजित होता है, तो यहाँ से इसका प्रारंभ होता है। विश्व मेले के अवसर पर जंगबाजी नृत्य भी करा जाता है, ठीक है, जंगबाजी नृत्य। इसके बाद जौनसार के प्रमुख व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि जौनसार में जो राजनीतिक जागरूकता के लिए जाना जाता है, राजनीतिक जागरूकता के जनक गुलाब सिंह जी को जाना जाता है, ठीक है। और इसके बाद भाव सिंह चौहान, फादर ऑफ जौनसार बोला जाता है, जौनसार बाबर भाव सिंह चौहान जी को। और इससे इस सम्मान से सम्मानित ये प्रथम व्यक्ति है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जौनसार बाबर बोला जाता है। जौनसार के आधुनिक कवि किन्हें बोला जाता है, रतन सिंह जौनसारी को। और देविका चौहान और कृपाराम जोशी क्या है, जौनसार के समाज सेवी है। और जौनसार के संगीत संगीत जनक कौन किसे माना जाता है, नंदलाल भारती को 2017 में इन्हें लोक कला रत्न से सम्मानित किया गया। और जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि पंडित शिवराम जी को जाना जाता है। और अन्य भी जैसे मतलब गायक है, मनोज सागर है, जुबिन नौटियाल है, ठीक है, हिंदी गायकी में राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें ख्याति प्राप्त है। और जौनसार की पहली महिला ग्रेजुएट देविका चौहान है, ठीक है, पहली महिला। और वीर केसरी चंद जी के बारे में हम जानते हैं कि ये इनका जन्म जो है चक्राता के क्यावा गांव में सन 1920 में हुआ था। और ये क्या थे, आजाद हिंद फौज के भी सिपाही थे, ठीक है, तो ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है। और 3 मई 1945 को क्या है कि इनको फांसी दी गई थी, वीर केसरी चंद जी को। और इनके बलिदान दिवस पे ही चौलीथात में 3 मई को हर साल हर वर्ष मेला लगता है, ठीक है। और वीर केसरी चंद जी ने जो इम्फाल युद्ध में भी भाग लिया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ रखा है एग्जाम में, तो आपने ध्यान रखना है। इम्फाल युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया था। और वीर केसरी नामक रचना है, इसके रचयिता कौन है, पंडित शिवराम जी है। तो दोस्तों ये थी जौनसारी जनजाति। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, भोटिया जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भोटिया जनजाति जो है किरात वंशीय अर्ध घुमंतु जो है जनजाति है, ठीक है। और ये लोग अपने आप को क्या है, खस राजपूत कहते हैं। और
एक फैक्ट यहाँ पे लिखा है कि भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहलवाने में इनकी मुख्य जो है भूमिका रही है, ठीक है, भूटांतिकों की रही है। तो एक और फैक्ट है यहाँ पे कि यूनेस्को के एटलस के मुताबिक, जो यूनेस्को है इसके एटलस के मुताबिक, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बोली जाने वाली रंकस और तोलछा बोलियां विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। ये किसकी बोल थी, किसकी भाषाएं थी, ये भूटिया जनजाति की भाषाएं थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी दो बोलियां हैं हमारी, रंकस और तोलछा, ये जो है विलुप्त हो चुकी है, ये लोग मान रहे हैं। और भोटिया जनजाति 1962 से पहले नीति, माणा, दारमा आदि दरों से जो है तिब्बत के साथ व्यापार करती थी, ठीक है, जिस कारण से सोने की चिड़िया में जो है, भारत जब सोने की चिड़िया था उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि यहाँ से व्यापार, तिब्बत के साथ बहुत व्यापार होता था। और भूटिया जो क्या है, महा हिमालय में सर्वाधिक आबादी वाली जनसंख्या है, ठीक है, यानी जनजाति है, क्योंकि ये महा हिमालय में ही रहते हैं, उच्च हिमालय में रहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ब्यासी, जेठरा, छप्पर, ये मारचा, थोलचा, चौंदासी, जोहारी, शोका, इनकी क्या है, उपजातियां, ठीक है। अगर इनकी उपजातियां पूछे तो ब्यासी, जेठरा, छापड़ा, मारचा, तोलछा, चौंदासी, जोहारी, शोका, ये क्या है, इनकी उपजातियां हैं। लगभग इनकी 10 उपजातियां हैं राज्य में जो निवास करती हैं हमारी। और तिब्बती भाषा में रंगपा शब्द का प्रयोग होता है, जिसमें रंग का अर्थ है घाटी और पा का अर्थ है निवासी। तो जिस घाटी में जो लोग निवास कर रहे हैं ना, उसके नाम पे ही अधिकतर इनके क्या है, मतलब नाम रखे गए हैं। जैसे चौंदास क्षेत्र में जो रहते हैं वो चौंदासी, जोहर क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, तो जोहारी उन्हें कहा जाता है, इस प्रकार से। चमोली में कौन से रहते हैं, मारचा और तोलचा, ठीक है, मारचा और तोलचा को रोंगपा कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे चमोली में। और नीति घाटी में रहने वाले भोटिया को नीरी रंगपा कहते हैं, जो नीति घाटी में रहते हैं। और माणा घाटी के भोटिया को क्या बोलते हैं, डूनी, डूनी रंगपा कहते हैं। तो ये कुछ तथ्य हैं आपको ध्यान रखने। और सबसे पहले अगर भोटिया शब्द का प्रयोग पूछा जाए या कहा जाए, तो सबसे पहले भोटिया शब्द का प्रयोग एटकिंसन के द्वारा किया गया। गढ़वाल में मारछा जनजाति का मूल गांव कौन सा है, माणा, गमसाली, नीति और भंपा, ये गांव है। जबकि तोलछा लोगों के जो मूल गांव कोसा, कैलाशपुर, फरकिया, मलारी, जेलम, फाक्ती, द्रोणगिरी, लाता, रैणी, सुराई ठोटा और सुबाई है। ये किसका है, तोलछा जनजाति का है। और अगर मारछा का पूछें तो ये कौन कौन सा है, माणा है, गमसाली, नीति और वंपा। और सुबाई, मलगांव, सुक्की जैसे कुछ गांव में जो है दोनों जातियां रहती है साथ में मिश्रित रूप से, ठीक है। मुंशियारी का जो जौहर घाटी के लोग जो है जोहारी या फिर शोका नाम से जाने जाते हैं, जो मुंशियारी में रह रहे हैं जोहारी या शोका नाम से। उत्तरकाशी जिले में रहने वाले भोटियों को सोसा रंगपा कहा जाता है, जो उत्तरकाशी में रहते हैं उनको सोसा रंगपा कहा जाता है। और जादुंग और नीलम घाटियों के भोटियों को क्या बोलते हैं, जाड़ बोलते हैं। जादुंग और नीलम घाटी में जो रहते हैं उन्हें ही जाड़ बोला जाता है। और जाड़ बौद्ध है, ठीक है, जाड़ क्या है, बौद्ध धर्म को मानते हैं, एक तरीके से बौद्ध धर्म है। और शोका क्या है, हिंदू और बौद्ध दोनों का ही इन पे असर दिखता है, ठीक है। अब ट्रेल ने भोटिया को तिब्बती मूल का बताया था, जो ट्रेल थे हमारे, ये इन्होंने भोटिया को क्या बताया था, तिब्बती मूल का बताया था। अब भोटिया जनजाति की विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है, तिब्बती और मंगोलाइड जाति का मिश्रण माना जाता है, ठीक है, ये कुछ विशेषता है किस प्रकार से। और दूसरा है इम्पोर्टेंट इनका कि जनजाति ऋतु प्रवास वाली है। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास है, क्योंकि ऋतु अलग अलग ये अपने आवास बदलते हैं। जैसे ग्रीष्मकालीन ऋतु में क्या है, ये मैथ, ठीक है, ग्रीष्मकालीन ऋतु का जो उनका आवास है उसको मैथ बोला जाता है। और शीतकालीन आवास को क्या बोलते हैं, मुंसा या गुंडा बोला जाता है। इसीलिए इनको क्या है, ऋतु प्रवास वाली जनजाति बोला जाता है। अब जोहारियों के अलावा जो है शेष भोटिया समुदाय को साल में 2 बार निवास परिवर्तन होता है इनका। मतलब जोहारियों के अलावा, केवल जोहारियों को छोड़ के बाकी शेष जो भोटिया समुदाय है, ये साल में 2 बार अपना स्थान बदलते हैं, एक तरीके से निवास परिवर्तन करते हैं। और भोटिया जनजाति एक पशुपालक भ्रमण जनजाति है, पशु भी मतलब पालते हैं और भ्रमण करते रहते हैं इधर से उधर। और ये जो शराब बनाते हैं इसको छंग बोलते हैं, ठीक है, भोटिया जनजाति शराब को छंग बोलते हैं। और इसका प्रयोग जो विशेष अवसरों पर किया जाता है। और ये जो है छंग, ठीक है, मतलब विशेष अवसर पर किया जाता है। भोटिया लोग का मुख्य पेय पदार्थ क्या होता है, ज्या, एक ज्या है यहाँ पे, ठीक है, ज्या। और ये कैसे बनती है, किन किन चीजों से बनती है, वृक्ष की छाल, दूध, मक्खन, नमक, ये सारा मिला के इसका सारा प्रयोग करा जाता है, तब जाके क्या बनता है, ज्या बनता है। ये इनका क्या है, मुख्य पेय पदार्थ है। अब हम देखते हैं भोटिया जनजाति की धार्मिक व्यवस्था के बारे में। धार्मिक व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं तो भोटिया जनजाति जो है भूमियाल देवता की भी पूजा करते हैं। और इसके अलावा मतलब प्रकृति की पूजा करते हैं एक तरीके से, जैसे ग्वाला हो गया, कैलाश पर्वत है, नंदा देवी है, आती पर्वत है, द्रोणगिरी और बैग रैमचैम,
इसकी पूजा भी कौन करते हैं? भोटिया जनजाति के लोग करते हैं। और घंटाकर्ण देवता की पूजा बुग्यालों में चरने वाले पशुओं की रक्षा के लिए करी जाती है। जो घंटाकर्ण देवता है, तो बुग्यालों में तो इनका ज्यादातर निवास रहता ही है, तो ये बुग्यालों में चरने वाले पशुओं की रक्षा के लिए घंटाकर्ण देवता की पूजा करते हैं। जबकि साई देवता की पूजा, जो खोए हुए पशु होते हैं जब खो जाते हैं, तो उनकी मतलब उनका पता लगाने के लिए किसकी पूजा करते हैं? साई देवता की। अब माणक, जो माणा है, माणा के भोटिया समुदाय का जो घंटाकर्ण इष्ट देवता है, ठीक है, इष्ट देवता ही हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा बद्रीनाथ का एक अंगरक्षक माना जाता है। तो हम देखते हैं घंटाकर्ण मंदिर कहाँ पे है? बद्रीनाथ में है ना, माणा में। तो ये माणा के जो भोटिया लोग हैं, इनका इष्ट देवता माना जाता है ये, ठीक है, और बद्रीनाथ का अंगरक्षक भी माना जाता है। और माणा गांव का नामकरण जो किरात वंशी जो यक्ष मणिभद्र था, उसके नाम पे पड़ा था ये, ठीक है। किरात वंशी यक्ष मणिभद्र के नाम पे ही माणा गांव का नाम माणा पड़ा है। और पौराणिक काल में माणा दर्रे को क्रौंच द्वार बोला जाता था। ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है। पौराणिक काल में माणा दर्रे को क्रौंच द्वार और नीति दर्रे को शोका द्वार बोला जाता था, ठीक है। और भूटे जनजाति के लोग जो है पशुओं की रक्षा के लिए सिद्धवा और विधवा नामक मतलब जो देवता है, इनकी भी पूजा करते हैं पशुओं की रक्षा के लिए। और विपत्ति के समय भोटिया के लोग तिब्बती देवता, जो तिब्बत के जो देवी देवता है, फैला और खुरमा, इनकी भी पूजा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भोटिया जनजाति प्रत्येक 12 वर्ष में कंडाली उत्सव मनाते हैं, या फिर जिसे किरची उत्सव भी कहा जाता है। तो कंडाली क्या है? एक प्रकार का त्योहार है। ये रंग भोटिया समुदाय के लिए महाकुंभ जैसा है। रंग भोटिया जो समुदाय है उनके लिए महाकुंभ जैसा, क्योंकि पूरे 12 साल बाद आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देश विदेश से जो भी इनके देश विदेश में जो भी फैले समुदाय है इनके, सारे एकत्र होते हैं अपने गाँव में। और पिथौरागढ़ के जो सीमांत जो चौंदास क्षेत्र में है ना, ये हर हर 12 वर्ष बाद बुराई के प्रतीक के रूप में माना जाता है जो कंडाली का पौधा है। ऐसा माना जाता है कि ये जो है मतलब एक वर्ष में एक गांठ आती है इस पौधे में, तो 12 वर्ष में 12 गांठ आती है। तो इसीलिए मतलब इसको जो है बाद में जाके इसे वो करा जाता है, ठीक है, काटा जाता है इस पौधे को। तो कंडाली का इस 12 वर्ष में खिलने वाली प्रजाति जोतिया या फिर जेनिला कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और उच्च मध्य हिमालय भूभाग में पाई जाने वाली कंडाली वनस्पति एक क्या है? पुष्पे पौधा है एक प्रकार का। और भूटिया जनजाति में जो मृतक होता है, इसकी शांति के लिए एक गौन संस्कार करा जाता है, ठीक है। किसे इसे क्या बोलते हैं? गौन संस्कार बोलते हैं। और भूमो संस्कार क्या है? ये कुमाऊं मंडल के पूर्व शोका जनजाति के लोगों के द्वारा करा जाता है। ये शिशु एक प्रकार का क्या है? शिशु संस्कार है ये, ठीक है। गौन भूमो संस्कार। गौन संस्कार कैसा था? मृतक की शांति के लिए करा जाता है। और भूमो संस्कार है जो, ये एक शिशु संस्कार है। इसमें क्या होता है कि जब परंपरागत रूप से जब शिशु 3 महीने का हो जाता है, तो उसका नामकरण किया जाता है, तो उसे नवीन वस्त्र पहनाए जाते हैं, इसे ही भूमि संस्कार कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं भोटिया जनजाति का निवास स्थान, ठीक है, कहाँ कहाँ भोटिया जनजाति निवास करती है। तो भोटिया जनजाति पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के लगभग 291 गाँव में, ठीक है, तीनों जिलों के लगभग 291 गाँव में निवास करती है, जिन्हें चमोली में मारछा और तोलचा कहा जाता है और उत्तरकाशी में जाड़ कहा जाता है, ठीक है। चमोली में मारचा और तोलचा, उत्तरकाशी में जाड़ कहा जाता है। और चमोली के माणा, मलारी, टोटा गांव में क्या है? भोटिया जनजाति निवास करती है, चमोली के माणा, मलारी और टोला गांव में। और उत्तरकाशी जिले के जादू, नेलंग, अंगर आदि स्थानों में भोटिया जनजाति जो है निवास करती है। और पिथौरागढ़ में इन्हें क्या बोलते हैं? शोका, जोहारी, ठीक है, जिले में मतलब पिथौरागढ़ में शोका, जोहारी, चौंदासी, दरमिया आदि जाति के भोटिया रहते हैं। अब दारमा, ब्यास, चौंदास घाटी आदि के निवासियों को रंग, ठीक है, रंग और शोका नाम से जाना जाता है। तो ये पिथौरागढ़ में जानते हैं, शोका, जोहारी, चौंदासी, दरमिया आदि के लोग जो है निवास करते हैं। और पिथौरागढ़ के तेढ़ांग, जोलिंग, कोंग, कुटी गांव का संबंध भी भोटिया जनजाति से। इसके बाद हम देखते हैं भोटिया की आर्थिक और सांस्कृतिक परंपरा। जैसे इनका जो आजीवन का मुख्य साधन क्या था? व्यापार रहा था। 1962 से पहले हम देखते हैं कि ब्यास घाटी के लिपु लेक दर्रे, जो तकलाकोट है, ठीक है, दारमा घाटी के व्यापारी जो न्यूधुरा, छाकरा, ठीक है, जुहार के ऊंटाधुरा, ज्ञानीमा, नीति वाले का जैसे बाड़ा होती है, धाबा है, माणा का जैसे थोलिंग है, नीलंग है, ये क्या थे? सारे व्यापारी मतलब क्या थे? एक तरह से दर्रे थे, व्यापार के स्थान थे, एक तरह से सप्रांग है, ठीक है। अब तिब्बती मंडियों में जाकर ही व्यापार करते थे सारे के सारे, तिब्बत के मंडियों में। उस समय क्या होता था? नमक और सुहागा, जो इसका जो मुख्य व्यापार होता था, ठीक है, उत्पाद होता था ना इसका तिब्बत में, नमक का और सुहागा का, तो वहां से लाते थे। 1962 में चीनी आक्रमण के बाद ये व्यापार बंद हो गया।
और भोटिया और हुणिया जो तिब्बती है लोग, भोटिया मतलब हमारे जो भोटिया जनजाति है और हुणिया मतलब तिब्बत के, इनके बीच मित्रता और व्यापारिक संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। और यह मित्रता जो है सरचू मलच भी कहलाती थी। ये शब्द आपने ध्यान रखना है, सरचू मलच। अब ये क्या था, ये मित्रता को कपट से परे रखने के लिए एक साक्षी प्रमाण था, एक प्रकार का साक्षी प्रमाण के तौर पर देव मूर्ति या फिर धार्मिक पुस्तकें सिर पर रखी जाती थी, और मतलब वो चीज मतलब आपस में तय करी जाती थी, इसे सरचुमल से कहलाती थी। और इस जो ये प्रथा है, ठीक है, सिर पर रखने वाली, इसे क्या बोलते थे, इसे कुंडाखार प्रथा बोलते थे। हमने दो चीजें देखी यहाँ पे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जो इन दोनों के बीच मित्रता थी उसे सरचू मलच कहते थे, और सिर पर रखने वाली जैसे एक प्रकार से कसम खाई जाती थी देव मूर्ति या फिर धार्मिक पुस्तकों के द्वारा, उसे कुंडाखार प्रथा कहते थे। इसके साथ मित्रता की प्रतिज्ञा ली जाती थी, और इसे ही क्या बोलते थे, डालिम, ठीक है, डालिम डाटिम कहते थे। तो ये शब्द आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और स्वेच्छा से मित्रता का यह बंधन तोड़ा भी जाता था, ऐसा नहीं कि किसी पे थोपा जाता था, ये जो है संबंध तोड़ा भी जाता था व्यापार अगर नहीं करना होता तो। दूसरा हम देखते हैं कि हल्द्वानी में आज जिस स्थान को भोटिया पड़ाव कहा जाता है, वहां पे कभी पहले के टाइम पे भोटिया जो मुंशियारी धारचूला से मतलब व्यापार के लिए अपना डेरा डालते थे एक प्रकार से, जिसे जो आज भोटिया पड़ाव के नाम से जानते हैं हल्द्वानी में। अब 16वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि दुगलत मिर्जा हैदर, ठीक है, इसने जो है तारीख ए रसीदी नामक पुस्तक में भोटिया और तिब्बतियों के बीच होने वाले व्यापार का वर्णन करा है। किस बुक में, तारीख ए रसीदी किसकी है, दुगलत मिर्जा हैदर की। तो भोटिया और तिब्बतियों के व्यापार के बारे में इसमें वर्णन करा गया है। भोटिया लोग जो है चीन से गम्या पद्धति द्वारा व्यापार करते थे। किस पद्धति द्वारा, चीन से गम्या पद्धति। अब गम्या पद्धति क्या होती थी, एक दूसरे के जो मतलब एक दूसरे को एक पत्थर के दो टुकड़े करके एक दूसरे को देते थे आपस में, और मिथुर या फिर साझेदारी के प्रतीक के रूप में इसे रखा जाता था अपने पास। और जब दोबारा ये मिलते थे तो इस टुकड़े को दिखाते थे और मिलाते थे कि इसी पत्थर का टुकड़ा है, या फिर दिखाते थे कि ये मैंने उस टाइम पे दिया था। इसे क्या बोलते हैं, गम्या पद्धति बोला जाता है। ये चीन के साथ व्यापार में प्रयोग किया जाता था। अब भूटिया जनजाति पशुपालक जनजाति है, जो कि ग्रीष्म काल में बुग्यालों की तरफ जाती है, ठीक है। अब ग्रीष्म काल में भूटिया के लोग पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत करते हैं, जैसे सीढ़ीदार जो खेत होते हैं, जैसे झूम खेती की भांति ये कटिल विधि से जो वनों को साफ करके खेती भी करते हैं। जैसे कहीं मतलब पेड़ है, एक प्रकार से झाड़ियां हैं, तो उसको साफ करके यहाँ पे खेती करते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहां पे साफ करके, इस प्रकार से झूम खेती जैसा, और सीढ़ीनुमा खेती भी करते हैं। भूटिया जनजाति का जो मुख्य वाद्य यंत्र है हुड़के है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। इनका मुख्य वाद्य यंत्र क्या है, हुड़के है। और यहाँ पे लोकगीत ये पूछे जाते हैं, तुबेरा बाजू तिमली। ये तीन इनके क्या है, लोकगीत है, तुबेरा बाजू तिमली। अब जो तिमली है ये लोकगीत सामाजिक विषय पर आधारित है। जो तिमली है ये तो किस पे आधारित है, सामाजिक विषय पे। और जो बाजू गीत है, ये वीर प्रधान गीत है, मतलब एक प्रकार से वीरता का इसमें उल्लेख किया जाता है। और तुबेरा जो है ये रस्य प्रकार का क्या है, गीत है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं भूटिया जाति में विवाह प्रथा। भोटिया जनजाति में विवाह की दो प्रथाएं हैं आमतौर पे, एक है तत्सत, एक है दामोला। तत्सत और दामोला। अब दामोला में क्या होता है कि जिसमें बाराती जो है वर के नाम पर ही दुल्हन को लेकर जाते हैं, वो कौन सी है, दामोला विवाह। और इसमें दूसरा जो है, विवाह को किस नाम से जानते हैं, वो इसे बोलते हैं दामी, ठीक है। भोटिया जनजाति के लोग विवाह को दामी बोलते हैं। जैसे हमने देखा था कि जौनसारी में क्या बोलते थे, जजोड़ा बोलते थे, ठीक है, जजोड़ा। तो इसी प्रकार क्या है, भोटिया में दामी बोलते हैं। भोटिया जनजाति में प्रचलित दूसरी विवाह प्रथा तत्सत प्रथा थी, जो हमने देखा। और अंचल विवाह या फिर सरोल विवाह जोहारी जनजाति के भोटियाओं में पाई जाती है। अंचल और सरोल ये किसमें, जोहारी में। और भूटिया लोग जो है सगाई को क्या बोलते हैं, थौची बोलते हैं। जैसे सगाई हो जाती है उस रस्म को क्या बोलते हैं, थौची। इसके बाद हम देखते हैं कि भूटिया में युवा गृह बनाए जाते हैं, रंगभंग प्रथा है प्रचलित है, ठीक है। ये गांव के बाहर या फिर गांव में क्या होता है कि अलग से घर बनाया जाता है, जिसमें अविवाहित क्या होते हैं, युवक और युवतियां होती हैं, और रात में शामिल होते हैं। तो वहां पे गाने चलते हैं, इस प्रकार से ये सारे जो है मतलब किया जाता है। भूटिया अपने सगे संबंधियों को क्या बोलते हैं, स्वारा बोलते हैं। अपने सगे संबंधियों को स्वारा बोलते हैं। और विवाह के अवसर पर भूटिया लोगों द्वारा पोना नृत्य कराया जाता है। ये इसमें भी करा जाता है शायद, ठीक है। तो विवाह के अवसर पर क्या करा जाता है, पौना नृत्य करा जाता है, जो कि एक प्रकार का कैसा गीत है, युद्ध नृत्य गीत है। अगर आपसे पूछा जाए कि पौना जो नृत्य है वो कैसा है, युद्ध
प्रकार मतलब युद्ध गीत है ये, ठीक है, युद्ध गीत नृत्य है। इसमें एक हाथ में रुमाल लेकर किया जाने वाला नृत्य है। अब हम देखते हैं इनकी उपजाति, एक जाड़ भोटियाओं की, ठीक है, जाड़। उत्तरकाशी की जाड़ जनजाति अपने आप को जनक का वंशज मानती है, ठीक है, तो ये जनक का वंशज मानती है, जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी है। और उत्तरकाशी के जादूगर नेलंग घाटी में जो है जाड़ निवास करते हैं। और इनका प्रमुख दो त्योहार है, लोसर और शुरगैन, ठीक है, ये इस जनजाति के प्रमुख दो त्योहार है। लोसर त्योहार बसंत पंचमी में मनाया जाता है। और जाड़ लोगों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है चोगा या फिर वपकन, ठीक है, चोगा या फिर वपकन है। और इनकी जो आम बोलचाल की भाषा है जाड़ की, वो है रोम्बा, ठीक है, तिब्बती भाषा से मिलती जुलती है रोम्बा। और जाड़ जनजाति का जो समाज है वो 3 वर्गों में विभक्त है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया पहले भी, कितने वर्गों में, 3 वर्ग में विभक्त है। और ये इनका जो त्योहार है वो इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम जाड़ बौद्ध धर्म में जो ब्राह्मण का कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं, लामा बोलते हैं, ठीक है, लामा, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब भूटिया जनजाति से संबंधित विविध तथ्य हम देखते हैं कि जो जीबू गाय होती है ना, बड़े बड़े बालों वाली, उसकी जीबू गाय की भांति दिखने वाले पशु, जो है इसका पालन भी कौन करते हैं, भोटिया। भोटिया लोग जो है चावल से बने भोजन को भात या छाकू बोलते हैं, ठीक है, छाकू। और बड़े आकार की रोटी को फूली बोलते हैं, ठीक है। और भोटिया जनजाति के लोग मांस मीट को शीतकालीन के लिए सुखा कर रखते हैं। और भोटिया के लोग जो घुटने तक पहने जाने वाला कोट होता है, इसे रंगा बोलते हैं, जी घुटनों तक पहना जाता है, ठीक है, घुटनों तक पहना जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रंगा बोलते हैं। और ऊनी पैजामे को गेजू या फिर खग छसी बोला जाता है, जो ऊनी पैजामा होता है। और भोटिया लोग जो ऊन से बने जूते को क्या बोलते हैं, बांके, ठीक है, बांके बोलते हैं। और भोटिया के लोग जो आभूषण के लिए सालीपुली का मतलब शब्द प्रयोग करते हैं, आभूषण के लिए क्या बोलते हैं, सालीपुली। और भोटिया लोग जो है चांदी से बने सिक्कों की माला को क्या बोलते हैं, बलडंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, बलडंग। और भोटिया जाति की स्त्रियां बीरावली और पतेली वाली जो है झांकरी वाली नामक आभूषण भी सिर पर धारण करती है, छाकरी वाली, ठीक है, बीरावली, पतेली है। और लक्षेप एक प्रकार की क्या है, एक अंगूठी है, अगर ये आपसे पूछा जाए लक्षेप क्या है, एक प्रकार की अंगूठी है। तो ये था दोस्तों आपका भोटिया जनजाति। और इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आती है बोक्सा जनजाति, ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। बोक्सा लोग जो है उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर, काशीपुर और नैनीताल क्षेत्र के रामनगर में वास करते हैं, ठीक है, कहाँ रहते हैं, उधम सिंह नगर में रहते हैं। और लगभग 173 गांव में ये जनजाति जो है निवास करती है। ऊधम सिंह नगर और नैनीताल का जो बोक्सा बाहुल्य क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, बुक्साड़ बोला जाता है। ये ऊधम सिंह नैनीताल में रहता है ना, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बुक्साड़ बोला जाता है। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग आईन अकबरी में हमें देखने को मिलता है। अंग्रेज जो अधिकारी इलियट थे, इनके अनुसार जो है बोक्सा सबसे पहले कहाँ आए थे, चंपावत के बनबसा में बसे थे, ठीक है। और विद्वानों के अनुसार जो है बोक्सा जनजाति धार नगरी, ठीक है, जो धारा नगरी है, यहाँ के राजा जो जगत देव के वंशज थे, कुछ लोगों का कहना है, विद्वानों का। और बोक्सा लोग गढ़वाल क्षेत्र में पौड़ी के कोटद्वार, ठीक है, और देहरादून के जो विकास नगर क्षेत्र है, सहसपुर क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक, गढ़वाल क्षेत्र में। और देहरादून में जो है मेहर बोक्सा निवास करते हैं। और बोक्सा लोग जो है खुद को पंवार राजवंश मानते हैं, ठीक है, पंवार राजवंश। और अगर आपसे पूछा जाए कि बैठान विवाह प्रथा किसमें प्रचलित है, तो ये बोक्सा में प्रचलित है। इनके कुछ वैवाहिक संस्कार है, ठीक है, जिसमें मंगनी, घनाना, रथ जगह, ठीक है, ये तथा ग्राम खेड़ी देवी की पूजा, न्योता भात, ठीक है, और ये दूधाधारी फेरे, पहचेड़ी विदाई, ये सारे क्या है, इनकी वैवाहिक क्या है, कुछ संस्कार है विवाह के समय जो होता है। अब हम देखते हैं कि बोक्सा जनजाति की विशेषता क्या क्या है, ठीक है। विशेषता में हम देखते हैं कि इनकी जो भाषा है ना वो एक निश्चित नहीं है, तो ये लोग भावरी, रजवंशी, कुमैया आदि भाषाएं बोलते हैं। और बोक्सा जनजाति 5 गोत्रों या उपजातियों में विभक्त है, कौन कौन से, यदुवंशी, राजवंशी, पंवार, पतराजा और तनवर, तनवार में 5 गोत्रों में ये विभक्त है। और दूसरा बोक्सा जनजाति में क्या है, पुत्रियों को भी क्या है, संपत्ति का अधिकार है। और इनका समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज है। बोक्सा बोक्सा जनजाति के लिए सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए हैं, सबसे पहले 1950 में इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया गया। और 1956 में क्या हुआ कि अनुसूचित जनजाति से हटाकर इन्हें पिछड़ी जाति में शामिल किया। और फिर जून 1967 में बोक्सा जाति को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में रखा गया। और 1981 में इन्हें आदिम जाति की सूची में भी रखा गया, आदिम जाति। और बोक्सा जनजाति की धार्मिक व्यवस्थाएं देखते हम, ये लोग जो है काशीपुर में चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी है,
काशीपुर में चामुंडा देवी जो है बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी है। और बुक्साड़ जो क्षेत्र है ना, ठीक है, बुक्साड़ के जो बोक्सा है वो साकरी देवी की पूजा करते हैं, बुक्साड़। और साकरी देवता को ग्राम देवता भी कहा जाता है। तो बोक्सालों की सबसे बड़ी देवी कौन सी है? चामुंडा देवी है काशीपुर में, ठीक है। और जो बुक्सहार क्षेत्र है वो किसको मानते हैं? साकरे देवी को। और साकरे देवी देवता को ही क्या बोलते हैं? ग्राम देवता भी बोलते हैं। बोक्सा लोग जो है ग्राम खेड़ी देवी की पूजा भी करते हैं। और प्रत्येक बोक्सा गांव में क्या होता है कि मुखिया के घर के सामने उनकी ग्राम जो खेड़ी देवी है, ठीक है, जिसे भवानी माना जाता है, उनका मंदिर होता है। और इनका मानना है कि ग्राम खेड़ी देवी जो है ना, गांव के सारे और उनकी फसल और पशुधन रक्षा करते हैं, ठीक है। और बच्चों की जो बच्चों पे जैसे व्याधियां आती है ना, भूत प्रेत दुरात्मा वगैरह, उनके प्रकोप से इनकी रक्षा करती है। कौन सी? ग्रामखेड़ी देवी। और बोक्सा लोग हुल्का या ज्वाला देवी की भी पूजा करते हैं, ठीक है। और बोक्सा जनजाति में जादू टोना तंत्र मंत्र अत्यधिक प्रचलित है। और तंत्र मंत्र के ज्ञाता को क्या बोला जाता है? भरारे या फिर तांत्रिक बोला जाता है, ठीक है, भरारे बोला जाता है उसको। और भूमसेन देवता की पूजा भी करी जाती है। और ये जनजाति क्या होती है? कल्पित आत्माओं, यानी जिसे बुज्जा बोलते हैं ना, इनकी पूजा करते हैं, एक तरीके से कल्पित आत्माओं की पूजा करते हैं। बोक्सा जनजाति के त्योहार कौन कौन से हैं? चैती है, नोबी है, ठीक है, रामलीला, दिवाली, ये तो मनाते ही हैं, तेरस, होली आदि इनके प्रमुख त्योहार है। तो इसमें चैती, नोबी, ठीक है, ये प्रमुख है। जिसे चैती वर्ष का जो प्रथम और प्रमुख त्योहार माना जाता है इनके यहाँ। और इस अवसर पर लगने वाला मेला 15 दिन तक चलता है। और इस दौरान क्या होता है? मछली भात मांस मदिरा आदि ये भरपूर सेवन करते हैं। तो इनका जो मेन प्रमुख त्योहार है चैती है। इसके बाद जेठ के महीने में नई फसल तैयार करने पर, ठीक है, जेठ के महीने में नई फसल जो तैयार करते हैं तो भवानी पूजा के तौर पर जो है ग्राम खेड़ी देवी यानी डलिया पूजा दी जाती है। और इसके बाद जो हिंगण गोटरे, ठीक है, होंगण या हिंगण गोटरे डलिया और मोरो, ये इस जनजाति के प्रमुख त्योहार है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। होंगण या हिंगण गोटरे और डलिया और मोरो ये प्रमुख त्योहार है, ठीक है। अब ये क्या है? टिक्कड़, ठीक है, टिक्कड़ ये क्या है? एक प्रकार से होता है फसल बोने तथा फसल त्योहार जो होता है ना, उससे काटने से पूर्व खेत में जो पूजा करते हैं और इसमें जो बड़ी बड़ी रोटियां बनाई जाती है, इसे इसे टिक्कड़ बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था। बोक्सा जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था, इसमें क्या होता है? एक बिरादरी पंचायत होती है जो कि न्याय और कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती है एक प्रकार से। इसमें क्या क्या होता है? तखत, तख्त या तखत, ठीक है, बोक्सा जनजाति की सबसे बड़ी प्रभावशाली संस्था होती है। इसमें क्या होता है? इसके पास क्या होता है? इस बिरादरी के पास न्यायिक अधिकार होता है। तखत पंचायत का मुखिया तखत या तखत ही होता है। जो ये तखत है हमारी, जो ये बिरादरी पंचायत है, इसका मुखिया कौन होता है? तखत या फिर तखत जिसे बोला जाता है, जिसे सभी बिरादरी गांव का मुखिया भी कह सकते हैं। और ये सर्वोच्च संस्था का सदस्य प्रत्येक गांव का मुखिया होता है। इसमें इस सर्वोच्च संस्था का सदस्य प्रत्येक गांव का मुखिया होता है। और ये जो तखत है इसके कार्य क्या क्या है? कार्य क्या क्या करता है? एक तो तलाक से संबंधित, तलाक कराना है या फिर पुनः जो विवाह कराना है उसके मामले का निपटारा करते हैं ये। और दूसरा विवाह संबंधी विवाद कोई और भी हो, ठीक है। और इस यौन से संबंधित जो शोषण होता है, उस झगड़े, जमीनी झगड़े, ये सारे के सारे ये कार्य तखत के द्वारा करे जाते हैं। और तखत में कुछ अन्य अधिकारी भी होते हैं जैसे मुंसिफ। अब जो मुंसिफ है इसका काम क्या होता है? तकनीकी राय देना एक प्रकार से, ठीक है। और पंचायत के जो मामले है ना, वो समक्ष विस्तार पूर्वक जो स्पष्ट करना और मामले का निपटारे में सहयोग करना मुंसिफ का एक प्रमुख कार्य होता है। इसके अलावा एक दरोगा होता है। इसका काम जो विवाहित मामले में जो संबंधित पक्ष है ना, तक के सामने या समक्ष बुलाना होता है, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। और दरोगा को क्या होता है? फैसले का पालन भी करवाना होता है, ठीक है, अन्य आदेशों को भी अमल में लाना होता है, ये दरोगा का काम है। और सिपाही का काम मुख्यतः जैसे पुलिस सिपाही होते हैं उनकी तरह ही होता है। और जैसे पंचायत के जो संदेश है उनको संबंधित पक्ष और पक्षों तक पहुंचाना और अन्य आदेशों का पालन करना। और बोक्सा लोग क्या है? जनजाति के लोग गाँव के लिए क्या बोलते हैं? किस मजरा बोलते हैं, ठीक है, गांव के लिए क्या बोलते हैं? मजरा। और वर्तमान में बिरादरी पंचायत के स्थान पर कुमाऊं में एक बोक्सा परिषद की स्थापना करी गई है, ठीक है। तो ये थी आपकी बोक्सा जनजाति। इसके बाद हम देखते हैं अंतिम राजी जनजाति, जो कि सबसे कम जनसंख्या है इसकी, ठीक है, उत्तराखंड में। ये जो राजी जनजाति के लोग हैं पिथौरागढ़ के धारचूला, पेनाली छीना और डीडी घाट में, मतलब मुख्यतः ये 9 गांव में निवास करते हैं मुश्किल से। इसके अलावा जो चंपावत और नैनीताल के भी कुछ क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। राजी लोग जो है संको अस्कोट के प्राचीन राजवंश
ठीक है, राजवंश का वंशज मानते हैं, इसीलिए अपनी जाति को रजवार रजवार भी लिखते हैं ना ये, ठीक है। जबकि नरवंश विज्ञानी उन्हें किरातों का वंशज मानते हैं। तो ये जो है, ये तो किरातों का वंशज माने, लेकिन ये अपने आप को अस्कोट के प्राचीन राजवंश उनका वंशज मानता है। इसके बाद हम राजे जनजाति का, इनको हम वनरोध या फिर जंगल का राजा नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। यानी राजे जनजाति को वनरोध या जंगल का राजा भी कहा जाता है, और कुमाऊं में उन्हें वनरोध या राजी के नाम से भी जाना जाता है। और जबकि नेपाल में यानी कोशी के पूर्व क्षेत्र में उन्हें राई या फिर लिंबू नाम से भी जाना जाता है, नेपाल में। और सबसे कम आबादी वाली जनजाति है ये, ठीक है, और इनका अस्तित्व अभी खतरे में है। 1967 में इसे जनजाति को 1975 में क्या है आदिम जनजाति घोषित कर दिया गया था। ये मुख्यतः क्या करते हैं, काष्ठ कला यानी लकड़ी की जो शिल्पकला में निपुण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इनके जो आवासों को रोतिउड़ा कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और इनकी बोली भाषा क्या है, बोली जो है इनकी मुंडा है। और राज्यों राज्यों की भाषा में जो तिब्बती और संस्कृत शब्दों की अधिकता पाई जाती है। और हिंदू धर्म को मानते हैं, और ये मुक्त या फिर अदृश्य व्यापार भी करते हैं। और झूम खेती भी इनके द्वारा करी जाती है। और क्या है कि ये लोग अधिकतर जंगल में निवास करते हैं, तो यहाँ इस कारण जो कुपोषण भी सर्वाधिक मतलब इनमें है, ठीक है। इनमें सबसे अधिक संख्या कम होने का कारण क्या है, कुपोषण है। और ये रिंग डांस या फिर थड़ी नृत्य भी करते हैं, रिंग डांस या थड़ी नृत्य। और सबसे अधिक ये बोट बोट मतलब पिथौरागढ़ में रहता है। अब इसमें हम देखते हैं कि वन रोथ से पहले विधायक कौन माने जाते हैं, गगन सिंह रजवार को माना जाता है कि वन राज्य से सबसे पहले विधायक निकले थे गगन सिंह रजवार। इनकी कुछ अन्य विशेषता है, जैसे ये पलायन विवाह इनमें प्रचलित है, पलायन विवाह। और ये विवाह को क्या है, दो परिवार के बीच समझौता मानते हैं एक प्रकार से, ठीक है। और राज्यों में विवाह से पूर्व सांग झांगी या पिट्टा संस्कार तथा वधु मूल्य प्रथा भी प्रचलित है। तो सांग झांगी या फिर पिट्टा संस्कार किसमें है, राज्य जनजाति में इंपॉर्टेंट है। और विवाह विच्छेद में स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अन्य चीज देखते हैं कि जो ये वन राज्य है, ये मुख्य 5 दड़ों में विभक्त है। अस्कोटी पाल, डिंची पाल, बेतड़ा, एरी तथा केंतुला। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये प्राय जो इन्हें रोतुड़ा कहा जाता था। राज्य की धार्मिक व्यवस्था देखते हैं हम, इनका प्रमुख देवता कौन सा है, भागनाथ है। और इनके देवी देवता कौन से, गणनाथ, मलेनाथ, मल्लिकार्जुन, छुरमल और सैन, इनकी पूजा करते हैं। और इनके प्रमुख त्योहार है कर्क, कारक या फिर मकर यानी मकारा, ये इनके प्रमुख त्योहार है। तो ये थी आपकी राज्य जनजाति जो कि समाप्त हो गई है। इसके बाद हम अन्य यहाँ पे फैक्ट देखते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, ठीक है। जो अन्य यहाँ पे जनजातियों से संबंधित प्रमुख तथ्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इसको मत छोड़िएगा आप। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं डकियारी, एक शब्द है डकियारी। और ये क्या है कि गढ़वाल मंडल के जनजाति से, जैसे जौनपुर या इधर है ना, तो जब जो मृतक होता है उसके संस्कार से संबंधित एक विशिष्ट परंपरा होती है जिसे डकियारी बोला जाता है। एक होता है दुनाउट, ये क्या होता है, जौनसार बाबर क्षेत्र में क्या होता है, देवी न्याय के लिए व्यवस्था एक प्रकार की है, ठीक है। यानी परंपरागत रूप से जो देवी न्याय के लिए व्यवस्था मानी जाती है, इसे ही दुनाउट बोला जाता है। तो ये शब्द आप ध्यान रखिएगा। एक है उष्टाड़ा विष्टाड़ा, ठीक है। ये भी क्या है, जौनसार बाबर में जो न्याय निर्णयों के रूप में वादी पर जो प्रतिवादी होते हैं ना, उनसे वसूले जाने वाला शुल्क है ये, जो मतलब दो पक्ष है, ठीक है। तो ये दो पक्ष है, न्याय और प्रतिवादी। तो इन लोगों से जो वसूले जाने वाला जो शुल्क है, ये से क्या बोला जाता है, उष्टाड़ा विष्टाड़ा बोला जाता है। इसके बाद है पंच भड़ियाई। ये भी जौनसार बाबर के जो जौनसारी जनजाति उससे संबंधित है। ये क्या है, देव विवाह जुजुड़ा की परंपरा है, ठीक है। जो देवा विवाह जुजुड़ा है, यानी पंच भड़ियाई एक प्रकार का वो शब्द है, किससे संबंधित है, जुजुड़ा यानी शादी से संबंधित है। पूर्णा प्रथा, ये गढ़वाल मंडल के जौनपुर क्षेत्र की एक सामाजिक प्रथा है, जिसमें पूर्णा का अर्थ है पाहुना, पाहुना, ठीक है। ये पहले भी पूछा गया है, पाहुना यानी मतलब मेहमान, ठीक है, मेहमान। और एक है फड़ भाषा, ये भी जनजाति से जौनसार बाबर से संबंधित है, यानी रवाई क्षेत्र से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि परंपरागत रूप से प्रचलित एक देवी न्याय प्रक्रिया है एक प्रकार से, फड़वासा, ठीक है। जो देवी न्याय परंपरा है, इसे ही फड़वासा बोला जाता है। और अगला जो शब्द है हमारे पास वो है बांटा। बांटा का अर्थ होता है हिस्सा, यानी पैतृक संपत्ति में
कन्या का हिस्सा उसे ही क्या बोला जाता है, बांटा। और ये बांटा अधिकतर क्या होता है, विवाह उपरांत जो कन्या का जो देह भाग होता है उसे ही बांटा बोला जाता है। एक होता है रंगा, ये जो है रंग जाति यानी शोक, जो शोका जाति है उनके मतलब लोगों का विशेष अवसर पर पहने जाने वाला एक परंपरागत वस्त्र है। एक प्रकार का ये रंगा क्या है, एक वस्त्र है, परंपरागत वस्त्र। एक है राबड़ा। राबड़ा शब्द ये जौनसार बाबर के क्षेत्र से एक पेय पदार्थ है। इसमें क्या होता है, जंगली जड़ी बूटियां, मंडुआ, चौलाई आदि से तैयार होता है। अब इसमें तीन किस्में होती हैं राबड़ा में। एक तो होता है घनीसूर, एक होता है घंटी, एक होता है पाकुई। एक प्रकार से क्या है, जड़ी बूटियों से बनने वाली क्या है, एक प्रकार पेय पदार्थ है। ठीक है, जैसे हमने भोटिया में पढ़ा था ना, इसी प्रकार से ये राबड़ा क्या है, तीन प्रकार की किस्में होती है, घनीसूर, घंटी और पाकुई। अगला आता है ब्यूरा प्रथा। ब्यूरा ये क्या होता है, जौनपुर या जौनसार जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें ब्यूरा एक, ब्यूरा का अर्थ होता है सलाह लेना। जैसे हम किसी चीज में सलाह लेना था, ब्यूरा प्रथा, तो ये उसी से मतलब संबंधित है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में, ब्यूरा प्रथा। मूलिन कोरमो ये क्या है, पूर्वी जो शोका वर्ग है ना हमारा, उस शिशु जन्म से संबंधित है भोटिया जनजाति में। और ये शिशु जन्म के 22वें दिन में किया जाता है मूलिन कोरमो। एक आता है समोण। ये जौनपुर क्षेत्र में मायके से ससुराल जाते समय जो लड़की के द्वारा ले जाने वाला जो विशिष्ट भोज्य होता है ना, उसे ही समोण बोला जाता है। इसमें मुख्यतः अरसा देते हैं ना, जैसे समोण मतलब ये अरसे दिए जाते हैं इसमें पदार्थ। और समोण या फिर हाथ फाड़ो इसे कहा जाता है, और कुमाऊं क्षेत्र में इसे कुशियोल कहा जाता है। और गढ़वाल क्षेत्र में इसे ही कड़ियो या फिर कलियो कहा जाता है, कड़ियो। ठीक है, एक फिर एक है भद्राज देवता। ये जौनसारी जनजाति क्षेत्र में लोक देवता है, वर्षा का देवता माना जाता है और पशुधन रक्षक का देवता भी माना जाता है। ठीक है, एक आता है सिलोग। ये जौनसार बाबर क्षेत्र में लोकगीत परंपरा है, सिलोग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कथानक रूप में उन जो वीर होता है रणबांकुरे पूर्वजों का गुणगान किया जाता है, जिन्होंने अपनी प्राणों की परवाह न करके मानव जाति को पीड़ित करने वाले असुरों के साथ संघर्ष करके मानव जाति की रक्षा करी थी। ठीक है, तो ये ही इसी से संबंधित है सिलोग। कुछ अन्य तथ्य हम देखते हैं कि कुमाऊं और उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन एक्ट, पूजा एक्ट जिसे 1960 का है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का है। और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम जो 1950 का है, जो कि 1921 में संशोधन करा गया है इसमें, जिसके तहत जो है सरकार ने महिलाओं को पैतृक संपत्ति का सह खातेदार संबंध, मतलब महिलाएं भी अब पैतृक संपत्ति की हकदार है, एक प्रकार से उनको अधिकार दे दिया गया है। और 1956 में कोल्टा जांच समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष बलदेव सिंह आर्य थे। और 1965 में केंद्र सरकार ने जनजातियों की पहचान के लिए लोकर समिति का गठन किया गया था। लोकर समिति की सिफारिश पर जो 1967 में उत्तराखंड की 5 जो ये जनजातियां जो हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक है, इनको जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा। और भारत सरकार ने राज्य की 2 जनजातियां है ना, राजी और बोक्सा, इनको आदिम जनजाति का दर्जा दे रखा है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, राजी और बोक्सा को। 5 जनजातियां हैं, थारू, जौनसारी, भोटी और बोक्सा, जो हमने पढ़ी। ठीक है, सर्वाधिक आबादी हमने देख लिया, सबसे कम भी हमने देख ली राजी की। ठीक है, और इसमें मुख्यतः जो एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है, नानकमत्ता और उधम सिंह नगर में, और चक्राता जो देहरादून में, एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं इसमें विधानसभा में। और सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी उधम सिंह नगर में है। ठीक है, सबसे अधिक यानी एसटी सबसे अधिक कहाँ है, उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। इसके बाद देहरादून और पिथौरागढ़ में है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है सबसे अब कम, जो हम बात करते हैं तो सबसे कम रुद्रप्रयाग में 386, इसके बाद टिहरी में है। और प्रतिशत की दृष्टि से देखें ना, सबसे कम जो अनुसूचित जनजाति है एसटी, तो वो टिहरी और इसके बाद अल्मोड़ा और पौड़ी में। और सबसे अधिक शिक्षित जो जनजाति एसटी है वो रुद्रप्रयाग में। और सबसे कम शिक्षित जो है कहाँ है, हरिद्वार में। और इसके बाद आता है 2011 की जनगणना अनुसार एसटी आबादी जो है कितनी है, टोटल 2,91,903 है, जो कि कुल आबादी का 2.93% है, सॉरी 2.9% है। ठीक है, कुल आबादी की कितनी है, 2,91,000। और घटता क्रम हमने देख लिया कि थारू सबसे अधिक है 91,000, जौनसारी 88,000, बोक्सा 54,000, भोटिया 39,000, राजी है 690। और इसके बाद हम देखते हैं राठी जनजाति पौड़ी जिले की पर्वतीय भागों में निवास करती है। इनके विकास के लिए जो राठ विकास अभिकरण का गठन किया गया है। और उत्तराखंड सरकार ने जो 2003 में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर में
कुतलिया बोरा जो जाति को और गोरखा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल किया गया है। ठीक है। दिसंबर 2016 में पौड़ी की राठ, जो पौड़ी का राठ है, और टिहरी का गंगान और चमोली का पेंखना क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र में शामिल किया गया। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 2016 में पौड़ी का राठ, टिहरी का गंगान और चमोली का पेंखड़ा क्षेत्र को ओबीसी में शामिल किया गया है, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में। और जनजातीय गौरव दिवस 2021 से प्रत्येक वर्ष बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ दोस्तों आपका जनजाति वाला जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। ठीक है। तो आप इसको मतलब वीडियो को आप जैसे तैसे करके आप देखिएगा। ठीक है, आप बुक्स भी पढ़िए, वीडियो भी देखिए। वीडियो को चला दीजिए, आप खाना बनाते समय चलाएं, आप चलते समय चलाएं, कुछ भी आप सुनिए तो आपको ये याद रहेगा। तो इसी प्रकार आप जो है चैनल के साथ बने रहेगा, आपको बहुत जल्द जो है नई वीडियो आने वाली है, जिला सीरीज में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो थैंक्स ऑफ लॉट, आप चैनल के साथ बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे। धन्यवाद।